हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है। देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 1.1.6। ठीक है, तो इसमें जो दो रिपोर्ट आई थी, जीएमबी और N2O, मतलब ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड और ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा CO2 सबसे ज़्यादा जो है हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, जो हमारी वो ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लीट करता है, क्षरण करता है उसका। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ये आता है और फिर थर्ड पे नाइट्रस ऑक्साइड आता है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आज कि कैसे 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 कब कब नुकसान करती है। ठीक है, तो देखिए पहली रिपोर्ट GMB। तो सबसे पहले ग्लोबल मीथेन बजट, GMB। तो ये क्या है, एक प्रबल ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, मतलब ये एक प्रबल क्या है, GHG गैसेज है। उत्सर्जन के पश्चात क्या होता है, 20 वर्षों की अवधि तक ये वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में है। CO2 की तुलना में कितनी ज़्यादा अधिक प्रबल है, 84 से 86% ज़्यादा। इसके अतिरिक्त अगर CO2 की बात करें तो इसके उपरांत जो है मानव जनित जो वैश्विक तापमान है उसमें यह दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, उसमें सबसे बड़ा जो है दूसरे नंबर, पहले पे CO2 है, दूसरे पे मीथेन। मीथेन मतलब CH4। ठीक है, ये एक ज्वलनशील गैस होती है। जैसे कि आप अगर बायोगैस आपने कहीं गांव में देखा हो, मतलब जो घर का वो होता है ना, वेस्ट होता है, उसको एक उसमें मिट्टी के उसमें डालते रहता है ना, तो उससे जो है मीथेन गैस, जिससे हम गैस बना सकते, वो खाना बना सकते हैं जिसके ऊपर, वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र से जो निकलती है। तो मीथेन गैस जो है वायुमंडल में औसतन 9 वर्षों तक विद्यमान रहती है। ठीक है, 9 सालों तक ये कंटिन्यूसली टेम्परेचर में रह सकती है। यह सामान्यतः CO2 और जल उत्पन्न करने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया उसके माध्यम से नष्ट हो सकती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से इसे हम नष्ट कर सकते हैं। मृदा में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो भी अपेक्षाकृत इसके एक अल्प भाग का उपभोग करते हैं, मतलब वो भी इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मीथेन गैस के शमन के जलवायु, अगर मीथेन गैस को जलाएंगे तो उससे जलवायु, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं कृषि, इसके क्षेत्र में अनेक लाभ भी प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैंने भी बताया ना कि खाना बनाते हैं उस पर, तो इस टाइप से इसका यूज़ भी कर सकते हैं। CO2 के शमन के लिए यह पूरक के तौर पर कार्य करती है। ठीक है, CO2 को मतलब जब हम जलाते हैं तो उसके लिए जो है मीथेन गैस का भी यूज़ करते हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखें अगर हम, तो वैश्विक वार्षिक जो मीथेन उत्सर्जन है वो 2017 का है, वो जो 2000 से 2006 तक का था, उसकी औसत से लगभग 9% अधिक है। ठीक है, 9% ज़्यादा है जो मीथेन अब हो रहा है, 2017 में जो हो रहा था। मीथेन की सांद्रता में वृद्धि के प्रमुख योगकर्ता कौन से हैं? सबसे पहले कृषि और अपशिष्ट। अपशिष्ट जैसे कि जो इंसान कूड़ा करकट करते फैलाते हैं ना, वो सब। ठीक है, तो कृषि और अपशिष्ट, इससे जो है 60% मीथेन निकलती है। जीवाश्म ईंधन हमारे जो है उससे 40%। ठीक है, जो भी हम जैसे कोयला जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तो उससे 40%। अगर सर्वाधिक वृद्धि वाले क्षेत्र देखें तो सबसे पहले अफ्रीका, मध्य पूर्व, ठीक है, चाइना, दक्षिण एशिया और ओशिनिया। ठीक है, मीथेन सिंक में वृद्धि हुई है। मीथेन सिंक क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की, तो हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ते हैं ना, या फिर पेड़ों से भी निकलती है, पर उसको एब्जॉर्ब भी क्या करते हैं, ट्री करते हैं। तो मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 100 टन अगर निकल रही है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए पेड़ उसे उसका 10 टन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो वो क्या होगा, 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक। ऐसे ही मीथेन सिंक भी, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, मीथेन सिंक में देखिए क्या है, टोटल जो एमिशन हो रहा है मीथेन का वो हो रहा है 576। ठीक है, जो इसके इससे इसके बीच होता है, और उसका सिंक कितना हो रहा है, 556 का। ठीक है, बची हुई जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसके ये कुछ सोर्सेज दे रखे हैं जिससे जो है मीथेन रिलीज़ होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड यूज़, उससे 111 का जो है निकल रहा है। ठीक है, 217 क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमास को हम जला रहे हैं, बायोफ्यूल को जला रहे हैं, वेटलैंड हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद अदर 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 जो नेचुरल एमिशन, जैसे कि आइलैंड वाटर। ठीक है, उसके अलावा जियोलॉजिकल ओशियन हो गए, टर्माइट्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, परफॉर्म फ्रॉस्ट होता है, वेजिटेशन होता है। ठीक है, इन सबसे भी वो होता है। तो उसके बाद सिंक जो करते हैं वो केमिकल रिएक्शन, इतना एटमॉस्फेयर जो होती है, ठीक है, सिंक हो जाती है, सॉइल में भी सिंक हो जाती है, मिट्टी भी जो है इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये सब इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद देखिए अगली रिपोर्ट कौन सी थी, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट। ठीक है, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो GCP है, ठीक है, उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नाइट्रोजन पहल है उसके साथ संयुक्त रूप से जो वैश्विक N2O बजट हमारा है, ठीक है, इसकी प्रवृत्तियों और
प्रवर्तनशील उसको स्थापित करने व उसमें सुधार करने के लिए एक नई गतिविधि तथा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ एक सृजित किया है। ठीक है, जो हमारी ग्लोबल ये है जीसीपी है, जो ग्लोबल एक सेकंड रुको, इसका नाम जो पीछे देखा था हमने, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है, जीसीबी। तो इसके अंतर्गत एक INI स्टार्ट किया गया, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम जो वैश्विक N2O बजट है उसकी प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता है, उसके लिए नई गतिविधि और वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ सृजित किया जाएगा। ठीक है, तो N2O के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है 3rd नंबर की होती है, मतलब ये जो सबसे ज़्यादा हानि करती है ग्रीन हाउस उसको, ओजोन लेयर को। तो N2 एक दीर्घकालिक अस्तित्व में रहने वाली ग्रीन हाउस गैसेज है। इसके साथ साथ एक ओजोन क्षयकारी, ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन, मतलब उसको पतला करती है ओजोन को। यह गैस जो है वायुमंडल में 116 ±9, मतलब 100 साल से ऊपर रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारी वो मीथेन थी वो 9 साल तक रहती थी, ये कितने साल रह सकती है, 116, इसमें या तो +9 या -9, मतलब ये इसका वो है लाइफ पीरियड, इतने से इतने रहती है। ठीक है, तो जैसे कि कितना हो गया 107 से लेके और +9 करेंगे तो 25। ठीक है, ये मतलब 107 से लेके 125 ईयर तक, इस बीच में जो है उसका लाइफ टाइम होता है उसका। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक ये जो है एटमॉस्फेयर में रहती है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के उपरांत मानव जनित जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए उत्तरदायी तीसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मुख्य निष्कर्ष अगर देखें तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो 1980 के दशक की तुलना में 2016 में जो है 10% अधिक वैश्विक उत्सर्जन के साथ वृद्धिशील दर में वायुमंडल में संचित हो रही है। ठीक है, मतलब 1980 से अब तक 2016 तक 10% इंक्रीज हो गया है। तो इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, कृषि में जो है नाइट्रोजन उर्वरक, जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, तो उसकी वजह से जो है N2O का जो है बढ़ जाता है उसका लेवल, उसका यूज़ करते हैं हम, जिससे पशुओं के गोबर से बनाई गई खाद से निर्मित जैविक उर्वरक भी शामिल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कृषि उत्पादन ने जो वैश्विक मानव जनित N2O उत्सर्जन है 2007 से 16, उसमें लगभग 70% का योगदान दिया है। ठीक है, 70% क्या है, यही है कृषि उत्पादन। ठीक है, उसके अलावा जो कृषि जनित N2O उत्सर्जन है उसमें जो पूर्वी एशिया है, ठीक है, यूरोप है, दक्षिण एशिया है, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, अग्रणी है, जहाँ मुख्य रूप से संश्लेषित नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हर जगह मतलब उर्वरक से ये इंक्रीज होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो N2O की उत्सर्जन की उच्चतम वृद्धि दर उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से जो ब्राज़ील है तो, ठीक है, चाइना है और ये भारत है, इसमें परिलक्षित हुई है। ठीक है, ब्राज़ील जहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा अभी मामले आ रहे थे ना पिछले कुछ दिनों में, मतलब उत्तरी अमेरिका के नीचे जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पे है ये। ठीक है, तो जहाँ फसल उत्पादन और पशुधन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, इन 3 देशों में। तो इसमें भी सेम वही जो है सिंक हो रहा है, नाइट्रोजन सिंक हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 7.3 जो है इन सब कामों से जो है नाइट्रोजन N2O निकल रहा है। ठीक है, 9.7 इन कामों से निकल रहा है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर केमिकल सिंक, जो एटमॉस्फेयर में केमिकल सिंक हो रहा है वो हो रहा है 13.5 टोटल। ठीक है, नॉर्मली इतने से इतना हो जाता है मतलब। ठीक है, जैसे कि हमारा कौन से क्लाइमेट एंड CO2 इफेक्ट जो हो रहा है उसकी वजह से निकल रहा है। एग्रीकल्चर से 3.8 निकल रहा है, बायोमास बर्निंग से 0.6, ठीक है, फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री से 1 निकल रहा है, पोस्ट डिफोरेस्टेशन प्लस इफेक्ट 0.8 निकल रहा है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन रिडक्शन इससे 1.1 जो है माइनस हो रहा है। ठीक है, ये नीचे का एरो ना, मतलब ये माइनस कर रहा है, सिंक कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद सरफेस सिंक हो रहा है कहीं कहीं मतलब सरफेस भी इसको जो है एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, वाटर एंड वेस्ट वाटर से 0.3 हो रहा है, एटमॉस्फेयर एंड डिपोजिशन ऑन लैंड इतना हो रहा है 0.8। ठीक है, लाइटनिंग एंड एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन 0.4 हो रहा है। ठीक है, और इनबाउंड एंड कोस्टल वाटर नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक से इससे 0.3 हो रहा है और इससे 0.5 हो रहा है। ठीक है, ये सब एक बार पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, आर्कटिक सागर स्थित हिम आवरण में कमी। ठीक है, जो आर्कटिक सागर है, जैसे कि हमारी ये अर्थ है, तो ऊपर में क्या होता है, आर्कटिक सागर है और नीचे अंटार्कटिक होता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, हमारा एक विषुवत रेखा होती है। ठीक है, ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हिम आवरण है आर्कटिक में, फिगर दे रखा है इसमें, ये देखिए। ठीक है, ये फिगर दे रखा है आर्कटिक, इसमें जो हिम आवरण है उसमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हाल ही में जो हमारी जो नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR, राष्ट्रीय ध्रुवीय और
समुद्री अनुसंधान केंद्र, इसने एक अध्ययन किया जिससे क्या पता चला कि जो आर्कटिक सागर है उसके हिम आवरण में 2019 का जो जुलाई था उसमें 41 वर्षों के पश्चात सर्वाधिक कमी देखी गई है। ठीक है, तो इस अध्ययन के संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो जो NCPOR है उसके आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि जो वर्ष 1971 था और जो 2018 है इसके मध्य जो समुद्री हिम आवरण है उसमें -4.7% की प्रति दशक हर 10 साल की जो है दर से गिरावट देखी गई है। मतलब हर 10 साल पे 1971 से फिर हमारा 81 इस टाइप से। ठीक है, हर 10 साल पे, जबकि जुलाई 2019 में यह जो है दर -13% तक चली गई। ठीक है, समुद्री हिम वस्तुतः जो है जमा हुआ समुद्री जल है जो समुद्री सतह पर तैरता है। ठीक है, मतलब वो समुद्र का ही जल है, पर वो जो ऊपर का है वो ज़्यादा ठंड की वजह से ऊपर वाला बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक गोलार्ध में पड़ने वाली सर्दियों के दौरान आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। हालांकि ये गर्मियों में पिघल भी जाते हैं लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, यदि वह प्रवृत्ति जारी रही तो जो ग्रीष्मकाल होता है, जो गर्मियाँ आती हैं, उसके दौरान हिम में होने वाली जो कमी की दर है, मतलब बर्फ़ में जो कमी हो जाती है, वो शीतकाल के दौरान जो हिम निर्माण की दर है उसको पार कर जाएगी। ठीक है, मतलब वो बर्फ़ सारी पिघल जाएगी, है ना। तो जो शीतकाल आएगा तो उसको जमाने के लिए जो मेजर पार्ट है उसको तो जमा देगी, पर जो समुद्र के ऊपर का पार्ट होता है उसको जमाने पे नहीं जमा पाएगी। ठीक है, तथा वर्ष 2050 तक जो आर्कटिक महासागर है, ठीक है, जो अभी नीचे फिगर में दिखाया था, उसके हिम आवरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो समुद्र के ऊपर बर्फ़ तैर रही है वो नहीं जम पाएगी। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी 2050 तक। आर्कटिक समुद्री हिम आवरण में तीव्र कमी जो है कार्बन उत्सर्जन एक तो, और एक अनुवर्ती जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रही है। ये फिगर जैसे दिखा रखा है कि इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन आर्कटिक सी कवर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव होगा हम पे। तो जैसे कि हमारे सबसे पहले क्या होगा, ऑन रीजनल वेदर, जो रीजनल वेदर है, चेंजेस इन इवेपोरेशन रेट्स, एयर ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, मतलब जैसे जो वो होते हैं ना ह्यूमिडिटी, पानी में जो नमी होती है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, हमारे जो सूखा जहाँ पे पड़ता है उसमें मतलब आवृत्ति आती रहेगी, बड़ी तेज़ी से आता रहेगा सूखा। उसके अलावा लॉस ऑफ हैबिटेट, जो यहाँ सर्दियों में पोलर बियर हो गया जैसे, है ना, तो ये जब जीव जंतु रहते हैं, हैबिटेट रहते हैं, तो वो सब क्या होंगे, उनमें भी कमी आएगी। ठीक है, कोस्टल इरोजन, जो हमारे कोस्टल है उनका भी इरोजन होगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मान लीजिए अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है तो जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे पानी बढ़ेगा ना। ठीक है, तो वहाँ का भी जो कोस्टल एरिया वो कम होता जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आइस एल्बिडो फीडबैक। ठीक है, एल्बिडो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जो बर्फ़ होती है, मान लीजिए एक नॉर्मल बर्फ़ है, ठीक है, कहीं पे, और एक है आपने फ्रीजर में रख के बिल्कुल 1 या 2 दिन से जमा रखी है। ठीक है, तो उस पे जब सनरेज़ पड़ती है तो जो जो ज़्यादा जमी हुई बर्फ़ है ना उस पे जो है ये रिफ्लेक्ट करके और टकरा के और चली जाती है। ठीक है, जिससे जो नीचे की बर्फ़ है वो सेफ़ रह जाती है। ठीक है, मतलब पिघलती नहीं है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा जमी हुई बर्फ़ पे। और अगर कम जमी हुई होगी तो उस पे क्या होगा, ये जो है एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं हीट, जो सन की रेज़ होती है। ठीक है, जिससे ये नीचे तक पिघल जाती है, जल्दी से पिघलती है। ठीक है, तो ये एल्बिडो होता है, इससे मेल्टिंग ऑफ आइस होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर सनराइज होगा, सनलाइट होगा, सन की रेज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। एक्सपोजर ऑफ डार्क वाटर इससे जो है एक्सपोजर होगा उसका। ठीक है, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, तो ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या होगा, इंटरफेरेंस विद ओशियन सर्कुलेशन एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्रॉट अक्रॉस द ग्लोब, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दिखेगी यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब वो होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी। ठीक है, उसके अलावा आर्कटिक महासागर के बारे में देख लेते हैं, जो ये फिगर में दिखाया गया है। तो यह जो है आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी छोर पर स्थित एक जलीय निकाय है। ठीक है, उत्तरी छोर पर, जो ये अर्थ है इसके बिल्कुल उत्तरी छोर पर है ये, और विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, जो बाकी बचे हुए 5 हैं उनमें ये सबसे छोटा है। ठीक है, टोटल 5 में से मतलब ये सबसे छोटा है। तो यह ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रूस से जो है घिरा हुआ एक क्षेत्र है जो लगभग वर्ष पर्यंत पूर्णतः बर्फ़ से ढका हुआ है, मतलब ये पूरे वर्ष जो है बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, इसके आसपास की जो वो है सागर है, वो कौन से हैं? चुक्की, पूर्व साइबेरियन, और लाप्टेव, कारा, बैरेट्स, वाइट, ग्रीनलैंड, ब्यूफोर्ट। ठीक है, ये दिखाया गया, जैसे कि चुक्टी हो गया, ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, लाप्टेव हो गया, ठीक है, कारा हो गया, इधर से नॉर्वे सी हो गया। ठीक है, बफिन बे, यहाँ पे बे है, ये बफिन बे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप फिगर देखें तो एक बार सबको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पे आपके प्रीलिम्स में स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, एक दो बार जब भी इसे पढ़ें तो इसे ज़रूर पढ़ें साथ में। ठीक है, तो उसके अलावा जो NCPOR है इसके बारे में और देखते हैं क्या है ये। तो हमारी जो वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, जो
उसके तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में 1998 में बना था। तो कौन सा मंत्रालय था? पृथ्वी विकास विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। एनसीपी और किस में बना था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। उसमें स्थापित जो एनसीपी और था वो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में जो अनुसंधान होता है, जो रिसर्च होता है, वो गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी होता है, ठीक है। यह जो है भारतीय आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो मैत्री है और भारतीय तथा भारतीय आर्कटिक अनुसंधान हिमाद्री, ठीक है। जो आर्कटिक जैसे कि ये है ना हमारा, तो ऊपर क्या है? आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री, ठीक है। और मैत्री और भारत कहाँ पे है? अंटार्कटिक में, ठीक है। ये हमारा रिसर्च सेंटर है, इसके मैनेजमेंट एवं रखरखाव के लिए भी अधिदेशित है। अन्य संबंधित तथ्य को अगर देखें तो आर्कटिक हीट वेव, मतलब हीट वेव यहाँ पे जो है हीट वेव गर्मी की एक वो होती है ना, जो लहर होती है, वो दिखाई दी है। तो हाल ही में जो आर्कटिक वृत्त है उसमें हीट वेव के कारण जहाँ के साइबेरियाई शहर जो है उसमें 38 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का तापमान दर्ज किया गया। 38 डिग्री मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। 45 जैसे हो जाता है तो उसमें तो रहा ही नहीं जाता, अगर दिल्ली वगैरह में जैसे पड़ता है तब, है ना। 38 भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे पूर्व जो है 2016 में भी आर्कटिक वृत्त में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया था। तो इसके कुछ संभावित कारण देख लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है वो किसी वजह से हो रही है? लार्ज स्केल विंड पैटर्न, जो विंड पैटर्न है वो लार्ज स्केल तक जो है होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा समुद्री हिम की अनुपस्थिति, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन इत्यादि प्रभाव क्या है? स्थानीय वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र पर, मानव स्वास्थ्य पर, अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? सी लेवल राइज, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ठीक है। मतलब अगर हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो पिछले उसमें पढ़ा हमने, तो जाहिर सी बात है उससे जो हमारा वो होगा सी लेवल होगा, वो क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। उससे हमारे जो कोस्टल एरिया, जैसे कि आप अगर वहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं कोस्टल एरिया पे, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर सी लेवल बढ़ेगा तो वो कोस्टल एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब पानी ऊपर चढ़ेगा तो कोस्टल एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। साथ ही में जो साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल है उसने क्या टिप्पणी की कि समुद्र में जलस्तर जो सी लेवल राइज है, SLR है, वो जलवायु परिवर्तन का अच्छी तरह से स्वीकार्य परिणाम है, ठीक है। मतलब इसे हमें जो है अच्छी तरह से स्वीकार करना होगा। तो अगर वर्ष 1900 की बात करें तो उसके उपरांत समुद्र का जलस्तर जो है 180 से 200 mm तक बढ़ गया है, ठीक है। मतलब कल भी मैंने बताया था जैसे 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 mm, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, ये 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का जैसे आप एक स्केल यूज़ करते हैं ना स्कूल में, तो वो 20 सेंटीमीटर का होता है, 15 से 20 का, ठीक है। तो विश्व के जो 0.5 से 0.7% भूमि है, उस क्षेत्र को जो है 2100 तक सायोगिक तटीय बाढ़, मतलब एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग का खतरा है, मतलब बाढ़ आने का, जिससे यदि यह मान ली जाए कि तटीय बचाव या अनुकूल के उपाय नहीं है तो इसमें 2.5 से 4.1% जनसंख्या जो है प्रभावित होगी, जो कि कोस्टल एरिया में रहती है, ठीक है। इस परिवर्तन के कारण प्रभावित होने वाले वैश्विक परिसंपत्तियों का मूल्य कितना होगा? 6 से 9 ट्रिलियन डॉलर, या फिर वैश्विक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 12 से 20% बीच होने का अनुमान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फिगर में दे रखा है, मतलब जो हमारा जो कॉजेज़ ऑफ सी लेवल, तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो मेल्टिंग ग्लेशियर जो हमने पिछले उसमें पढ़ा, कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। उसके अलावा मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट, ये भी पिछले में पढ़ा है, ठीक है। चेंज इन नेट स्टोरेज ऑफ टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर, मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, बाहर निकाल रहे हैं हम ग्राउंड वाटर को। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, बारिश के रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर लोकल फैक्टर जैसे कि अर्थक्वेक, टाइड, स्टॉर्म, एल नीनो, ठीक है। इससे भी क्या हो रहा है? मतलब वाटर बढ़ रहा है। एल नीनो जैसे जो डेली करंट अफेयर आता है उसमें हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था, ठीक है। एल नीनो जिसकी वजह से जैसे भारत में जो है बारिश जो है कम होती है और जो सूखा पड़ता है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर का कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, पर ठीक है बाद में देखेंगे उसे। थर्मल एक्सपेंशन, वाटर ओशियन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है। इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है तो वार्मर ओशियन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, जो गर्म पानी होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो देखिए ये जो हमारा मीन सी लेवल राइज हो रहा है 1993 से 2005 mm पर ईयर, तो ये दिखाया गया। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से 1.3 mm पर ईयर, ग्लेशियर की वजह से 0.65 mm पर ईयर, ग्रीनलैंड से 0.48 mm पर ईयर, ठीक है। एंटार्क्ट से 0.25 mm पर ईयर, रेसिड्यू से 0.37 mm पर ईयर, ठीक है। इसके बाद एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग, एरोसोल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, तो ये क्या है? जो हमने एक बार पहले पढ़ा था ना न्यूज़ में, वो जो हमारे जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल के पार्टिकल होते हैं, वो पानी के साथ मिल जाते हैं,
ठीक है। तो उनसे एक मतलब जो वो था हमारा समताप मंडल था, है ना, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल में कई बार पहुंच जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में ये जो है एक पूरी लेयर से बना लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो सनरेज आके यहाँ पे टकराएगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो सनरेज यहाँ पे नहीं पहुँच पाती अर्थ पे। ठीक है, उसी वजह से जो मतलब टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है, तो उसके बारे में पता दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एरोसोल क्या होता है बता दिया मैंने। ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो है असर पड़ता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो एराइज है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, जो कि नैनीताल के जो शोधकर्ता है, उन्होंने ये पता लगाया कि जो ट्रांस हिमालय हमारा, उस क्षेत्र में जो एरोसोल रेडियोधर्मी दबाव है, मतलब एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ARF, ये वैश्विक औसत की तुलना में क्या है, सबसे अधिक है। मतलब पूरे विश्व की अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ARF के बारे में सबसे पहले देखते क्या है ये। तो जलवायु पर जो पड़ने वाला एरोसोल के प्रभाव है, उसको सामान्यतः ARF के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। ठीक है, जो जलवायु पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो रेडियो एक्टिव फोर्सिंग है, उसके द्वारा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, एरोसोल हो गया, कोई मेघ हो गया, सतही एल्बिडो हो गया। ठीक है, एल्बिडो भी बता दिया मैंने। तो आदि इसकी प्रभावशीलता को इससे मापा जाता है रेडियो एक्टिव फोर्सिंग द्वारा। ठीक है, जो पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रणाली में जो है अवशोषित व इस प्रणाली से निर्मुक्त होने वाली जो भी हमारी हीट है, उसकी मात्रा को परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आप अगर किसी ठंडे एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो दिन में क्या होता है, वहाँ पे सन रेज जो है एब्जॉर्ब करती है अर्थ हमारी। ठीक है, तो रात में उसको जो है फिर वो रिलीज़ करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आपको रात में इतनी ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, पर अगर वहाँ पे सन रेज पहुँच ही नहीं पा रही है, ठीक है, तो अर्थ को कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, मतलब दिन में भी ठंड और रात में जो है डबल ठंड हो जाती है फिर उसकी वजह से। ठीक है, तो इससे जो है ऊष्मा की मात्रा को परावर्तित करने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त यह एक सूचकांक के रूप में किसी कारक की संभावित जलवायु परिवर्तन प्रणाली के महत्व को भी दर्शाता है। ठीक है, इसे कैलकुलेट किस में करते हैं, जो वॉट पर मीटर स्क्वायर में से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो एरोसोल है। तो ARF वस्तुतः होता क्या है, एक प्रणाली पार्थिव जो प्रणाली है, उसके ऊर्जा संतुलन में निवल परिवर्तन को इंगित करता है। ठीक है, जो हमारा एनर्जी बैलेंस है, उसमें जो निवल मतलब जो नेट वो हुआ है, चेंज हुआ है, उसको इंगित करता है। ठीक है, जो मानव जनित एरोसोल द्वारा कुछ दबावकारी विचलन परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये मानव जनित भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। ठीक है, अभी आगे फिगर में आएगा तीन कौन से होते हैं मानव जनित। तो इसके अलावा जो है वायुमंडलीय एरोसोल, जो सौर विकिरण के जो प्रकीर्ण होता है और जो उसका अवशोषण होता है। ठीक है, प्रकीर्ण मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन जो हो गया हमारा। ठीक है, और अवशोषण मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसके माध्यम से जो है क्षेत्रीय वैश्विक जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, रात में दिन में वो एब्जॉर्ब कर लेते, रात में फिर उस हीट को वो रिलीज़ करती है अर्थ, जिसकी वजह से रात में भी इतनी ठंड नहीं होती। ठीक है, साथ ही मेघ संरचना को संशोधित कर वायुमंडलीय ऊष्मा और ग्लेशियर के पीछे हटने जैसे प्रभाव उत्पन्न कर देती है। ठीक है, हालिया अनुसंधान से क्या पता चला है कि जो एरोसोल है, उसके मासिक औसत जो ARF है, उसके परिणाम स्वरूप ऊष्मन दर में जो है 0.04 से 0.13 सेल्सियस प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सनरेज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, यह जो ऊष्मन है हिमालय और भूमि और महासागर के बीच तापमान जो प्रवणता है, उसको प्रबल करता है। उनके बीच के जो रिलेशन है, मतलब हिमालय पर भूमि, ठीक है, हिमालय पर मान लीजिए भूमि है, और जो महासागर के बीच ताप है। ठीक है, प्रवणता क्या होता है, इन दोनों के बीच का स्लोप, मतलब इस टाइप से मान लीजिए ये स्लोप क्या है, पहले इस टाइप से रहा होगा। ठीक है, और प्रवणता का मतलब है कि ये जो जो भूमि है ये इंक्रीज़ हो रही है और साथ साथ महासागर भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये शार्प ऐसे जाता जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उसको प्रबल करता है और वायुमंडलीय परिसंरचना और मानसूनी वर्षा में जो है परिवर्तन को बढ़ाता है। ठीक है, मानसूनी वर्षा भी इससे जो है प्रभावित होती है। तो फिजिकल ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया, मीथेन हो गया, हेलोजेंस, ये सब में दिखाया जा रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो नेट ह्यूमन जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एरोसोल्स, डस्ट और सूट हो गया, एरोसोल क्लाउड। तो ये हमारा, जैसे हम पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा एरोसोल पार्टिकल बन सकते हैं। ठीक है, एरोसोल के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखेंगे। एरोसोल को जो है गैसीय या तरल वातावरण में निलंबित तरल या ठोस कणों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, वायुमंडल में ये कण जो है मुख्यतः वायुमंडल की जो निचली परत होती है, मतलब 1.5 किलोमीटर में जो स्थित होती है, जो हमारा क्षोभ मंडल है ना, समताप मंडल के नीचे जो हमारा जिसमें सब मतलब हम जो देख सकते हैं वो क्षोभ मंडल। ठीक है, क्योंकि एरोसोल स्रोत स्थलीय स्तर पर स्थित होते हैं, मतलब स्थल के आसपास ही रहते हैं ये,
हालांकि कुछ एरोसोल जो है समताप मंडल में भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ जो है ऊपर तक भी चले जाते हैं। विशेष जो ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए एरोसोल है उच्च तुंगता वाली परतों में प्रवेश कर लेते हैं। उच्च तुंगता मतलब हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे परतों में प्रवेश कर लेते हैं। एरोसोल के अन्य प्रभाव अगर देखें हम, तो ये क्या होता है, ये वायुमंडलीय रासायनिक संरचना को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जो हमारी केमिस्ट्री होगी वहाँ की संरचना को प्रभावित करेंगे। ये दृश्यता को कम कर सकते हैं। ये वायु की गुणवत्ता व मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एरोसोल हृदय और फेफड़ों की क्षति पहुँचा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दृश्यता बोला गया ना, तो हमारे जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। ये मेघ जनित बूंदों के लिए जो है नाभिक के रूप में या हिम बादलों में हिम क्रिस्टल के रूप में आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। नाभिक क्या होता है, मतलब एक सेंटर पार्ट के रूप में। मान लीजिए बारिश आ रही है तो उसके बीच में क्या होता है, ये जो एरोसोल होगा वो होगा, ऊपर से पानी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा। और हिम में जो बादल कई बार ओले पड़ते हैं ना, उसमें भी ये सेंट्रिक का जो मतलब नाभिक का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए हैं सोर्स ऑफ एरोसोल। सबसे पहले नेचुरल तो पता ही आपको, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो इंसानों द्वारा हो रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल में क्या है, मिनरल डस्ट ब्लोन फ्रॉम द सरफेस बाय विंड, हवा से जो मिट्टी उड़ रही है ना। सी सॉल्ट जनरेटेड फ्रॉम बेकिंग वेव्स, जो सी सॉल्ट जनरेट हो रहा है। वोल्केनोज हो गए। तो अगर इंसानों की देखें तो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज गैसोलीन, ऑयल और कोल मतलब कोयले को जला के। उसके अलावा वेस्ट इंसिरेशन, ठीक है, जो हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, जो पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल डस्ट हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है वैश्विक अभिसमय और पहले जो ग्लोबल कन्वेंशन हुए हैं और उनके इनिशिएटिव। तो सबसे पहले COP26 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे UNFCCC है, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। तो उसके जो तत्वाधान है उसमें पेरिस समझौते का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 सम्मेलन जो है ग्लासगो UK में आयोजित होगा, ठीक है, होगा अभी यूनाइटेड किंगडम में। ज्ञातव्य है कि जो गत वर्ष है, जो पिछला वर्ष था मतलब उसमें इसे स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, नवंबर 2021 के लिए, ठीक है। तो अब दोबारा से इसे आयोजित किया जाएगा। तो UNFCCC इसी जो COP26 है उसकी 4 प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले देखिए ये राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी NDC है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसमें ये दिखना चाहिए कि जो पेरिस समझौता है उसको लागू करने की दिशा में ये कार्यरत है, ठीक है। मतलब उस पर ध्यान दिया जा रहा है पेरिस समझौते पर। यह है कि प्रत्येक जो नया NDC होगा उसको पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हर 5 साल पे जो है इसमें संशोधन किया जाता है। अभी हमने पीछे जब पढ़ा था तो इसमें बताया गया था कि इसमें अभी संशोधन किया गया है इस साल, ठीक है। तो सभी देशों को वर्ष 2050 तक जो है जो निवल शून्य उत्सर्जन है उसको पहुंचने की रणनीति अपनानी चाहिए। मतलब निवल मतलब नेट ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन का ज़ीरो एमिशन हमें 2050 तक सब को अपनानी चाहिए रणनीति। उसके लिए समुदायों और देश को जलवायु बाधाओं के प्रति अनुकूल तथा भविष्य के प्रभावों के विरुद्ध लचीला बनाने में सहयोग हेतु, देखिए जो कहीं पे जैसे लचीला आ जाता है ना, ठीक है, तो लचीले का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जैसे वो होता है ना, रबड़ बैंड होता है, मतलब अपने आप को रिस्टोर कर लेता है ना वो, मतलब दोबारा से अपनी, मान लीजिए आपने उसको यहाँ से यहाँ तक खींचा, ठीक है, तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया। तो लचीले का मतलब क्या हो जाएगा, जो मान लीजिए हमारी जो कभी हमारा 2 डिग्री मान लीजिए सेल्सियस वो रहा होगा पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं 2030 में, है ना, तो कभी पहले हमारा वो रहा होगा, तो उसको हम दोबारा रीगेन कर रहे हैं, मतलब उसको लचीला बना रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में ये यूज़ होता है। तो ये बनाने में सहयोग हेतु परियोजनाओं एवं पहलों के एक सुदृढ़ पैकेज का निर्माण करना, ठीक है। वित्तीय प्रावधान COP26 के तहत जो विकसित देश है उनके द्वारा 2020 तक $100 बिलियन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना। उसके बाद देखिए क्या है अगले मतलब इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू है। तो ये 2021 में क्या था, स्थगन कर दिया गया था पेरिस समझौते के बारे में। तो पेरिस समझौता क्या है, जलवायु परिवर्तन पर एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, मतलब बाध्यकारी है, ठीक है। इसे वर्ष 2015 में पेरिस के आयोजन COP21 में अंगीकृत किया गया था, ठीक है, 2015 में। तो की एस्पेक्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो इसके की एस्पेक्ट क्या है, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, जो मतलब 2 डिग्री करने की कह रहे हैं, और आइडली अगर देखा जाए तो 1.5 डिग्री लिमिटिंग गोल टेम्परेचर करना है, ठीक है।
गोल पीकिंग एंड क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, जो क्लाइमेट है उसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल मतलब ज़ीरो कार्बन एमिशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़ीरो एमिशन करेंगे, मतलब मान लीजिए हम 100 टन जो है कार्बन एग्जाम्पल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम 100 टन को ही एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, चाहे तो मैनुअली एब्जॉर्ब करेंगे या नेचुरली ऐसा करेंगे कि वो जो है एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से ज़ीरो कार्बन एमिशन 2050 तक हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या है? बाइंडिंग कमिटमेंट्स बाय ऑल पार्टीज टू प्रिपेयर कम्युनिकेशन एंड मेंटेन ए नेशनल, जो एनडीसी है वो जितने भी देश है सब आपस में जो है हर एक देश में एक एनडीसी बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया का भी एनडीसी है तो हर देश में उसे बनाया जाएगा, जो कि हर 5 साल बाद उसमें जो है अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल स्टॉक्स स्टॉक टेक। ये क्या है? टू टेक प्लेस इन 2023 एंड एवरी 5 years देयर आफ्टर टू एक्सेस कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब उसमें कलेक्टिव प्रोग्रेस क्या हो रही है ये जो है हर साल मतलब हर 5 साल में इसको जो है बताया जाएगा, एक रिपोर्ट निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2023 के बाद से, ठीक है। तो उसके बाद वॉलंटरी कोऑपरेशन मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोचेज, आर्टिकल 6 जो कि पेरिस एग्रीमेंट का है, ठीक है। इसको आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। तो ये क्या है? मैकेनिज्म फॉर एनी कोऑपरेशन दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनली ट्रांसफरल ऑफ मिटिगेशन आउटकम्स। मतलब ये एक तरह का क्या है? मैकेनिज्म है जिसमें जो है आपस में कोऑपरेशन किया जाएगा जितने भी देश है, ठीक है। एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज, दो द वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है। जो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है ये किस पे काम करता है? लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भी उसका एडवर्स इफेक्ट होगा उसका लॉस और डैमेज से ये डील करेगा, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट इंक्लूड्स द ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो हमने कल उसमें पढ़ा था ना लेक्चर में, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए अलग से जो है जो इनको जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो ये GCF से पैसा लेंगे, ठीक है, जिसमें $100 बिलियन सेफ रखा जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इम्प्लीमेंटिंग एंड compliance framework to facilitate implementation, जिस इसका इम्प्लीमेंट करना एंड प्रमोट compliance इन द नॉन एडवर्सिबल एंड नॉन प्यूनिटिव मैनर, ठीक है। मतलब उसमें क्या करना, जितनी भी हमारी स्कीम्स होगी उनको सबको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, बाय नॉन एडवर्शियल एंड नॉन प्यूनिटिव मैनर में, ठीक है। UNFCCC ये क्या है? तो इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा देख लिया था, वैसे उस पर एनसाइक्लोपीडिया पे देख लिया था, तो आज थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो UNFCCC है क्या? 1992 में स्थापित हुआ था। तो यह जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है, ठीक है। UNFCCC इसके द्वारा जो है औसत जो वैश्विक तापमान वृद्धि है, ठीक है, एवरेज जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है विश्व का, उसके परिणाम स्वरूप होने वाले जो जलवायु परिवर्तन है उसको सीमित करेगा। जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है ना उसको ये लिमिट करता है, ठीक है। इससे संबंधित जो प्रभाव है उसका समाधान करके किया जाता है। उसके अलावा जो UNFCCC को रियो अभिसमय या रियो कन्वेंशन भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह वर्ष 1992 में जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन जो रियो अर्थ समिट था उसके दौरान इसे हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए 3 अभिसमयों में से ये एक था, ठीक है, जो कि 1994 में ये कल हमने एनसाइक्लोपीडिया पे देखा था, 94 में फिर इसे लागू किया गया था, ठीक है। अन्य दो अभिसमय कौन से थे? UNCBD और UNCCC, ठीक है। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है? जो मतलब मरुस्थलीकरण जो होता जा रहा है ना उसको रोकना, ठीक है। तो ये जो UNFCCC है ये 1994 में लागू हुआ था। वर्तमान में लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। अभी समय की पुष्टि करने वाले जो 197 देश है अभी समय के पक्षकार के तौर पर संबोधित किया जाता है, ठीक है, पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे पक्षकार और जो इसका अपोजिशन में होता है उसका क्या रोल होता है। तो इसका सचिवालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी। जर्मनी में इसका क्या है? सचिवालय है, ठीक है। सचिवालय तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, जो भी टेक्नोलॉजी से चाहिए होगी ना उस पर विशेषज्ञता ये प्रदान करता है। साथ ही यह है जो पक्षकार देश है उसके द्वारा जो प्रतिवेदित जलवायु परिवर्तन है उसकी जानकारी के विश्लेषण और समीक्षा में जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, हमने देख लिया क्योटो प्रोटोकॉल, इसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। यह पेरिस समझौते के तहत स्थापित जो एनडीसी है, राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है एनडीसी है, उसके लिए एक रजिस्ट्री भी रखता है, ठीक है। तो ये भी हमने कल देखा था कि इसके लिए रजिस्ट्री भी रखता है। UNFCCC क्या है? इसकी परिचालन तंत्र को अगर देखें हम तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो है यह UNFCCC का शीर्ष निर्णय निर्माणकारी निकाय है। शीर्ष निर्णय निर्माणकारी, ठीक है, निर्माणकारी यहाँ पे याद रखिएगा जो COP है।
तो इस कन्वेंशन के सभी पक्षकारों का जो प्रतिनिधित्व है वो कॉप में होता है, ठीक है। सामान्यतः इसकी जो बैठक होती है वो प्रतिवर्ष होती है, मतलब हर साल होती है, जब तक कि कोप द्वारा इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। मतलब कोप यहाँ पे क्या है, निर्माणकारी है, इसका निर्णय निर्माणकारी, मतलब निर्णय को बनाता है। तो वो को इसमें चेंज अगर चाहे तो कर सकता है। सीओपी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, तो सीओपी जो है क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। किसकी उसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो इस जो पार्टी जो ये होती है सीएमपी होता है, इसमें क्या होता है, जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है इसके कार्यान्वयन की जो निगरानी करता है, जो इसका कार्य ये करता है उसकी निगरानी करेगा, और इसके प्रभावी प्रवर्तन को जो है बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेता है, ठीक है। मतलब जो इसको प्रवर्तन, मतलब जो इनका एनफोर्स हो रहा है, कार्य जो एनफोर्स हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। सीएमपी में जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके पक्षकार सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है, तो जबकि गैर जो पक्षकार होते हैं देश इसमें पर्यवेक्षक, मतलब इसका जो निरीक्षण करते हैं उसके रूप में भाग लेते हैं, ठीक है। ये सीएमपी था। अब सीएम में देखिए क्या होता है, पी पे क्या है, प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल था। ए पे क्या हो जाएगा, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पेरिस समझौते के पक्षकार के बैठक के रूप में कार्य करता है, जिसे हम सीएम में कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट। यह जो है पेरिस समझौते को कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेता है, ठीक है। सीएमए में पेरिस समझौते के पक्षकार सभी देश क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पक्षकार देश जो थे सीएमपी में, और सीएमए में पेरिस समझौते के। और जो गैर पक्षकार होंगे वो इसके पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अगर इसके संबंधित तथ्य देखें तो सरकार ने जो पेरिस समझौता है इसके कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति का गठन किया है, ठीक है। अपेक्स कमेटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, AIPA। तो जो AIPA है ये एक 17 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति है जिसका गठन निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए हुआ है, ठीक है। हितों के देश के हितों की रक्षा करने वाले जो जलवायु परिवर्तन मामले हैं उस पर ये समन्वित अनुक्रिया करती है, ठीक है। पेरिस समझौते के तहत क्या भारत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें इसके जो वो है NDC है उसको भी शामिल किया गया है, ठीक है। भारतीय NDC में 3 मात्रात्मक लक्ष्य हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो लक्ष्य हैं तो वो क्या है, सबसे पहले 2030 तक 2005 के स्तर में जो है सकल घरेलू जो उत्पाद है उसकी उत्सर्जन तीव्रता, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन तीव्रता उसको 33 से 35% की इसमें कमी करना, ठीक है। उसके बाद 2030 तक जो विद्युत है उसमें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो विद्युत है, ठीक है, मतलब जो बिना जिसमें इसका यूज़ नहीं हो रहा है उसको बढ़ाना, ठीक है, 40% तक करना, ठीक है, क्योंकि इससे करेंगे तो वही CO2 का एमिशन ज़्यादा होगा। तो इसके बिना जो है जो विद्युत हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें 40% उसको बढ़ा देना। वनीकरण कार्यक्रम के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन सिंक का निर्माण करना, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन सिंक हो जाएगा। उसके अलावा जो AIPA है इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है, पर्यावरण अधिनियम 1986, इसके तहत इसका गठन किया गया। और उसके अलावा जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होगा उसके सचिव AIPA के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसके कार्य क्या होंगे, तो कार्य इसके संचार का समन्वय करना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवहन पर फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है, मतलब UNFCCC है, इसको NDC की रिपोर्ट देना, मतलब जो हमारी NDC जो हम बनाएंगे हर देश में बनानी है तो ये रिपोर्ट किसको देगा, UNFCCC को, ठीक है। भारत की जो घरेलू जलवायु कार्यवाही है उसको अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सुनम्य बनाने और संबंधित जो मंत्रालय है उसको उत्तरदायित्व सौंपने के लिए नीति और कार्यक्रम का विकास करेंगे, ठीक है। वर्ष 2020 के बाद जो अवधि में जो पेरिस समझौता है उसके अनुच्छेद जो 6 है जो हमने ऊपर पढ़ा उसके तहत जो है भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित किया जाएगा, ठीक है, रेगुलेट किया जाएगा। उसके लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करना, ठीक है। ये सब AIPA के कार्य हैं। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निजी क्षेत्र के योगदान पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र मतलब इन्वेस्ट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन जो परिषद है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना और इसे इनपुट प्रदान करना, ठीक है। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल, तो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, तो हाल ही में जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा, परिवहन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। इसके द्वारा इस पोर्टल को, किसको, कौन से पोर्टल को, इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया। तो जो ये है इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है, यह है विभिन्न संबंधित मंत्रालय द्वारा की गई जो विविध जलवायु पहल है उस पर एकल बिंदु सूचना स्रोत, मतलब सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा, ठीक है। एक पॉइंट मतलब सारी नॉलेज पे मिल जाएगी, ठीक है।
इससे जो है जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे होंगे उनको हल करने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सरकार द्वारा किए जा रहे सभी जो प्रमुख उपाय होंगे उनके बारे में नागरिकों के मध्य जो है ज्ञान का प्रसार करने में इससे सहायता मिलेगी। पोर्टल के प्रमुख घटक देखें तो भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीतिगत रूपरेखा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताएं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका तीसरा सम्मेलन अभी आभासी रूप से हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं इसके निष्कर्ष क्या हैं। तो जो भारत और फ्रांस है उसके द्वारा ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके क्रमशः अध्यक्ष और जो सह अध्यक्ष है उसके रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए इन्हें पुनः चयनित किया गया। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए पुनः, मतलब पहले भी ये हो चुके थे। ठीक है, तो ISA के जो 4 क्षेत्र हैं, अर्थात एक तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, अफ्रीका क्षेत्र है, यूरोप और अन्य क्षेत्र तथा लैटिन अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्र, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्षों को भी घोषणा की गई। ठीक है, अगर इस बैठक के दौरान आरंभ की गई, पहले देखें तो निजी और सार्वजनिक कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ जो संबंध है उसको संस्थागत बनाने हेतु एक जो सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन कोलिएशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन CSCA, मतलब सतत जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन करा गया। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया, सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम पर 7वां कार्यक्रम किया गया। ठीक है, जो अपनी जो ऊर्जा है उसके लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर केंद्रित है। प्रथम बार जो है निम्नलिखित सौर पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए ये जो है सौर पुरस्कार है तीनों, तो इसमें क्या क्या दिया गया। सबसे पहले विश्वेश्वरैया पुरस्कार, ये जो है इंडिया के इंजीनियर थे, तो ISA के 4 जो क्षेत्र हैं उनमें से प्रत्येक में अधिकतम और क्षमता वाले जो देश हैं उनको प्रदान किया गया, अधिकतम सौर क्षमता वाले जो देश है। ठीक है, कल्पना चावला पुरस्कार, तो इनका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी वैज्ञानिक और इंजीनियर थे इसके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि विश्वेश्वरैया थे, ये जो है जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना, मकान वगैरह बनाते हैं, तो ये वो थे। ठीक है, दिवाकर पुरस्कार उन संगठनों और स्थानों को प्रदान किया गया जाता है जो दिव्यांग जनों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम किया है। ठीक है, दिवाकर और ये दिव्यांगजन। ठीक है, इस टाइप से मतलब याद रखिएगा, ये उनको दिया जाता है। तो वैश्विक महामारी के दौरान जो ISA है इसने अल्प विकसित देशों व लघु द्वीपीय जो विकासशील देश हैं, ठीक है, देशों जैसे अपने संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रति समर्पित एक पहल, जिसे क्या कहते हैं ISA केयर्स, इसको आरंभ किया है। ठीक है, तो इसके अलावा ये फिगर देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। तो प्लेस इन द सन, तो इट वॉज जॉइंटली लॉन्च प्लेस इन द सन, ये किसने लॉन्च किया था, इट वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग COP21, जो COP21 हुआ था 2015 में, उसके दौरान इसे जो है लॉन्च किया गया था UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज़ ISA, तो ये ISA है क्या, इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था इसे। तो ब्लॉक कंसीव एज ए कोलिएशन ऑफ द सोलर रिसोर्स रिच कंट्री, जिसके पास मतलब सोलर रिसोर्स जो सन है वो उसमें रिच कंट्रीज़ हैं, जो कि नॉर्मली कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर के आसपास की कंट्री होंगी, विच लाई आइदर कम्प्लीटली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच की कंट्री हैं वो क्या होंगी, सोलर रिच होंगी, सन की जो एनर्जी होगी उन पर ज़्यादा आएगी, है ना, टू एड्रेस देयर स्पेशल एनर्जी नीड्स। हेडक्वार्टर 200 एकड़ NISC कैंपस इन गुरुग्राम, जो इंडिया का वो है, ये वो है हेडक्वार्टर यहाँ पे। व्हाट ISA विल डू, प्रमोट सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी, एंश्योर सोलर लाइट फॉर हाउस होल्ड बाय 2022। ठीक है, 2022 तक जो है घरों के लिए जो है सोलर लाइट को इंश्योर करेगी। मैकेनिज्म टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसे की जो इसमें हम जो मतलब वो आएगी उसको कम करेगी, मतलब जैसे सोलर पैनल लगते हैं ना छतों के ऊपर, तो वो काफ़ी महंगे हैं इंडिया में, तो उसको कम करेगी। ई पोर्टल टू शेयर एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस, ई पोर्टल बनाएगी ताकि लोग अपने एक्सपीरियंस और शेयर करें प्रैक्टिसेस वहाँ पे, ताकि दूसरे लोग जो हैं प्रोत्साहित हो। संबंधित तथ्य देखें तो विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट WST, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन ISA द्वारा उसके द्वारा प्रथम जो विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, उसका आयोजन किया गया। ठीक है, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ये पहली बार आयोजित किया गया ISA के द्वारा।
तो जो ये WST है, इसका उद्देश्य क्या है? सौर प्रौद्योगिकी में हुए हालिया विकासक्रम, जो लागत और प्रौद्योगिकी के संबंध में, मतलब जो इसमें पैसा लगा और जो टेक्नोलॉजी लगी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चुनौतियां और इस क्षेत्र में संबंध चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों, जो भी शोधकर्ता, रिसर्चर या फिर नवोन्मेषक हैं, उनको जो है एकजुट करना, सबको एकजुट करना। इसका निष्कर्ष क्या है? आइए कि जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विश्व बैंक है, इन दोनों को तीनों को, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक, इसके साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना। ठीक है, ISA द्वारा। इसके तहत मंत्रालय को देश की जो OSOWOG, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, मतलब हमारी वन ग्रिड हो जाएगी, ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, वन सन हो गया है ना, वन वर्ल्ड हो गया, तो ओसो वोग, इस पहल को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, तो विश्व भर में जो शोधकर्ताओं की सौर ऊर्जा है उस पर लेख प्रकाशित करने के लिए सहायता करने हेतु जर्नल ऑन सोलर एनर्जी JOSE लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये सब ISA की उपलब्धि है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इंडिया और फ्रांस ने बनाया था 2015 में। तो चलिए अभी के लिए इतने, क्योंकि अभी इसमें 7-8 पेज हो रहा है। अगर मैं अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा तो ये 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। क्या बोलते हैं, 40-50 या 1 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रहती है वीडियो। तो इसके बाद मैं अभी 10-15 मिनट का गैप लेके फिर सेकेंड वाला रिकॉर्ड करके और शाम तक उसे भी अपलोड कर दूँगा 5-6 बजे तक। उसके बाद एक इकनॉमी की भी आज अपलोड करूँगा, मतलब वो जो 5th चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह रहा है 6-7 पेजेस का, तो उसको ख़त्म करके थोड़ा बहुत 6 चैप्टर उसमें साथ में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको चैनल पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में बैठ के पढ़ते रहिए, बाहर ना जाएं, कोरोना का हाल आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।